नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली सेट प्रैक्टिस शुरू हो रहा है आज से आप लोगों के लिए। और ये पूरे तरीके से डेडिकेटेड है 72 बीपीएससी के लिए, 72वीं बीपीएससी के लिए कम्प्लीटली जो है ये सीरीज़ है। और पहला टेस्ट है आधुनिक भारत का इतिहास का। और देखो भाई, मैं आपको जो बोला हूँ, आपकी जो सिलेबस है उसे पूरा जो करना है स्लोट वाइज में। मैं थोड़ा सा आपको एक बार याद दिला देता हूँ, क्योंकि अब जो है प्री एग्ज़ाम को निकलना कितना जो है टफ हो गया है, आप सबको पता ही है। बीपीएससी कभी इजी क्वेश्चन डालता है, कभी वन लाइनर क्वेश्चन पूछते हैं, कभी जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में ना दे देते हैं। तो आपको सारे तरीके से तैयार होना है, बेसिक कंसेप्ट के साथ फैक्ट्स भी और सारे डेटा भी माइंड में होना चाहिए। और ये कब होगा? जब आप चीज़ों को मल्टीपल टाइम रिविजन करिएगा, मॉक टेस्ट लगाइएगा अच्छे लेवल का, जो बीपीएससी का पैटर्न है, डेफिनेटली आपका एग्जाम नहीं रुकेगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों के बीच में ये जो स्लोट दिया था कि भाई स्लोट बेस में क्लास कंप्लीट करने हैं, क्योंकि इस बार भी 72वीं बीपीएससी बहुत बड़ी भर्ती है। तो जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी भर्ती है तो फॉर्म भी बड़े संख्या में भरे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ये हमेशा माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी जो है आप लोग का फर्स्ट स्लोट चल रहा है। और ये स्लोट में बात कर लूँ, फर्स्ट स्लोट में तो आधुनिक भारत का इतिहास, फिजिक्स, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट तो कंटिन्यू चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, आप सभी लोग फॉलो कर रहे हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए हैं, है ना। तो आप सारे सेक्शन को क्या करिए, स्लोट वाइज में कंप्लीट करिए। डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर ही नहीं बल्कि आप टॉपर लिस्ट में होंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट सीरीज है। अच्छा, सेकेंड स्लोट में कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा? देखो भाई, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये सब्जेक्ट सेकेंड स्लोट का है, थर्ड स्लोट का ये है, फोर्थ स्लोट का ये है। और हम लोग का टारगेट है 120 दिन में इसे पूरा करना है। कंप्लीट क्लास मिल रहा है, बुकलेट मिल रहा है, आप सभी को पता ही है ना। लेकिन मॉक टेस्ट आपको कंटिन्यू ये भी करना पड़ेगा। तो आज जो है ये तीनों सेक्शन में, आधुनिक भारत का इतिहास, भौतिक साइंस में भौतिक विज्ञान, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, सबका जो है आपको बुकलेट और साथ में वीडियो एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन जो है इस वीडियो में करने वाले हैं। जो जो टॉपिक कंप्लीट करवा दिया हूँ उसी टॉपिक से सारे क्वेश्चंस उठाया गया है ना। तो ध्यान से दीजिएगा टेस्ट, और सभी लोग जरूर इसका प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिया गया है। इस सीरीज को पूरा कर लेते हैं ना तो बोनाफाइड बन जाइएगा। अच्छा, कुछ फ्रेंड्स का रहता है कि सर हम आपके साथ अगर जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़े? देखो भाई, स्पेशली जो प्री का एग्जाम के लेके एक जो बैच लेके आया हूँ वो है 72 बीपीएससी का, और इसका फी बहुत ही नॉमिनल है। मार्केट में बुक जितना में नहीं आएगा उतना में कंप्लीट क्लास दे रहा हूँ। और यह जो बैच जो शुरू हुआ है 20 फरवरी 2026 से, और इसमें भी स्लोट वाइज में आपको सारी क्लासेज मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ना, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, बिहार स्पेशल है, फिजिक्स है, करंट अफेयर्स है, ये अगले 30 दिन में पूरा करवा देंगे। सिर्फ पूरा ही नहीं बल्कि आपको इस सेक्शन में मास्टर बना दूंगा, है ना। इस तरीके से सारी चीज़ें आपको दिया जाता है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो मेरे भाई, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ। ये जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसी नंबर पे पेमेंट करना होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ 7319924130। इसी नंबर पे पेमेंट करिएगा, उसका स्क्रीनशॉट करके भी इसी नंबर पे भेजिएगा, क्योंकि यही व्हाट्सअप नंबर भी है। या फिर कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए आपको तो इसी नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं आपको बता ही देता हूँ, जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके सारे सेक्शन का क्या मिल जाएगा, बुकलेट मिलेगा इसमें, इस बैच में सारे सेक्शन का आपका रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलता है। कोई भी डाउट है डायरेक्टली पूछिए, है ना। अब इससे अच्छी चीज़ें कहाँ पे मिलेगा? और जाहिर सी बात है, आपका टाइम का बचत होगा। बहुत सारे लोग ऑलरेडी वैसे लोग जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं या हाउस वाइफ है, या उनके पास थोड़ा सा टाइम का कंज्यूमिंग है, या जो लोग बिगिनर भी है, सबके लिए रिकॉर्डिंग क्लास कितना इंपॉर्टेंस है आपकी प्रिपरेशन के दौरान आपको पता ही होना चाहिए। तो सारे सेक्शन का आपको रिकॉर्डिंग क्लास मिल रहा है। तो आइए आराम से पढ़िए, सारे सेक्शन कंप्लीट करवाया जा रहा है 1-to-1। और आपने देखा ही होगा कि भाई 71वीं बीपीएससी, 70वीं, 69 सब में क्वेश्चन जितना पढ़ाया गया हुआ क्वेश्चन वहीं से आया है। अच्छा, एक बैच और शुरू हुआ है ये 8 फरवरी से। इसमें क्या है भाई, इसमें आपको आंसर राइटिंग शामिल है, पेपर 1, पेपर 2 और ऐसे का, ठीक है ना। और इसका फी 2499 है। तो दोनों में से जो भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। नंबर मैं बता ही दिया हूँ, नंबर यही है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इस पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है, जरा सा देखिएगा, कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है,
ठीक है। तो अब यहाँ पे विचार करना है, तो आपको कूट का प्रयोग करके आंसर भी देना है। तो अब क्वेश्चन को जैसे पढ़िएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा ऑप्शन में साफ साफ कि ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, नीनो डी कुन्हा है ना, पेड्रो पेड्रो अल्बरेज केबराल है, या काबराल भी लिखा रहता है कई जगह, और अगला व्यक्ति है अल्मीडा, फ्रांसिको डी अल्मीडा। मतलब कि आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि पुर्तगाली क्या है, वाइसरॉय या गवर्नर है। तो आपने क्या पढ़ा है, तो आपके दिमाग में जैसे आपने क्वेश्चन देखा ना, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए अच्छा ये भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन चैप्टर है ना, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले आंसर दे दीजिए। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोग पढ़े हैं, बहुत अच्छे से डुबा डुबा के पढ़ा चुका हूं, ठीक है। जिनसे क्वेश्चन नहीं बनेगा जाके रिवीजन कर लीजिएगा। तो फ्रांसिको सॉरी अल्फांसो, ये अल्फांसो है, कई जगह अफांसो रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी का लैंग्वेज है, तो ये आप ऐसे भी नाम याद रख सकते हो, जैसे अल्बुकर्क है तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क की बात कर ले, तो इन्होंने क्या किया था 1510 में, कब, तो 1510 में क्या किया था, तो गोवा पर आक्रमण किया और उस पर अपना जो है अधिकार बनाया था। गोवा है ना, गोवा समझ रहे हो ना भाई, गोवा का लोकेशन पता है ना, यहाँ पे इस जगह पे क्या किया था ये व्यक्ति, अधिकार कर लिया था, है ना। तो इसका मतलब कि भाई पहला का जो आंसर हो जाएगा ये 4 नंबर का हो जाएगा बस। अब एक व्यक्ति का नाम आपने जरूर सुना होगा, नीनो दी कुन्हा। इन्होंने क्या किया था भाई 1530 ईस्वी में, नीनो दी कुन्हा ने क्या किया था कि 1530 ईस्वी में, कब, तो 1530 ईस्वी में पुर्तगाली हेडक्वार्टर को कोचीन से, यहाँ पे कोचीन है आपको पता होना चाहिए, केरल कोचीन से लेके कहाँ पे, तो गोवा में, कहाँ पे भाई, गोवा में शिफ्ट कर दिया था। राजधानी कहाँ पे बदला था, तो गोवा में बदला था। तो भाई ये भी आंसर आपका सही होना चाहिए, 1530 में ये किया था, ठीक है। देखो एक दूसरे से सब लिंक है। अब अगला आप देखिएगा ना, तो ये एल्ब्रेज केब्राल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेड्रो एल्ब्रेज की मैं बात कर लूँ तो इन्होंने भारत कब आया था, तो आप सबको पता है 1500 ईस्वी में भारत आता है ना, बहुत कायदे से आपने पढ़ चुका है। और अल्मीडा की बात आप सबको पता ही है कि इन्होंने 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार किया था। और आपको ये भी पता होना चाहिए अल्मीडा के बारे में, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत का, दोबारा सुनिए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर या वाइसराय बनाया गया था। और वो यही व्यक्ति है अल्मीडा जिन्होंने क्या किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी जो है शुरू किया था, जो कि इनका एक ही उद्देश्य था कि ये जो समुद्री इलाका है ना उस पर अधिकार करना है। और यही अल्मीडा है जिन्होंने समुद्री एरिया पर क्या किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया था। बस हो गया। तो ऑप्शन मेरे भाई आपके सामने है, आप ऑप्शन क्या कर लीजिएगा, बी इज द राइट आंसर। अब देखो अगर आपने क्वेश्चन यहाँ से गलती किया है ना, तो आपको बुकलेट दिया गया है, ये वाला बुकलेट है ना, जो लोग बैच में हो आपको मिला होगा। आपका दायित्व ये बनता है ना, कि आपका बोल सकते हो कि मौलिक अधिकार ये बनता है कि आप जाके सभी को रिवीजन कर लीजिएगा सरसरी निगाहों से। और ये चीजें सिर्फ यहीं में, चूंकि 2 तरह का नोट्स आपको दिया होगा, एक तो आपको डिजिटल फॉर्मेट में दिया गया है ना, और एक आपको यहाँ पे नोट्स दिया गया है, फुल्ली हैंड रिटेन नोट्स दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फैक्चुअल भी पढ़ना है, कंसेप्चुअल भी पढ़ना है ना। तो देखो भाई अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे रिवीजन भी करवा देता हूँ, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। तो आपका दायित्व ये बनता है, जैसे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, देखो इसके बारे में सारे पॉइंट्स मेंशन कर दिया हूँ यहाँ पे। तो चूंकि इसके बारे में मैं बात कर लूँ तो ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, क्वेश्चन पूछा था। इसने क्या किया, कुन्नूर कोचीन है ना, अंजाद्वीप में जो है किले का निर्माण करवाया था। ब्लू वाटर पॉलिसी यही बेचारा जो है लगाया था, है ना, समुद्री क्षेत्र में। अल्बुकर्क की बात कर ले, ये भी क्वेश्चन यहीं से पूछा था ना भाई पेपर में, अभी जो सेट किया गया था ना। यह भारत का दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। इसे भारत में जो है पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, यही व्यक्ति है वो अल्बुकर्क, ठीक है। इन्होंने 1510 में कहाँ पे, गोवा पे, इसी लाइन से क्वेश्चन था ना, 1510 में गोवा पर अधिकार किया था, 1511 में मलक्का में, और 1515 पर जो है हरमूज पर अधिकार कर लिया था। तो देखो ये क्रिस्टली माइंड में सेट हो जाएगा। और कोचीन को इन्होंने अपना केंद्र बनाया था। भारतीय महिलाओं के साथ विवाह की नीति इन्होंने ही अपनाया था। सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास यही अल्बुकर्क ने किया था। बस ऐसा ही रिवीजन करना है मॉक टेस्ट के थ्रू। नीनो डी कुन्हा को भी देख लो भाई, यहाँ पे दे दिया गया है। तो अल्बुकर्क के बाद जो है अगला गवर्नर, पुर्तगाली गवर्नर यही आता है। इन्होंने 1530 में, 1530 है बाबू, 1530 में पुर्तगाली प्रांतों की राजधानी, पुर्तगाली प्रांतों की राजधानी कोचीन से, कहाँ से, कोचीन, केरल का कोचीन से बदलकर कहाँ पे ले गया था, गोवा ले गया था, यही क्वेश्चन था ना। और 1534 ईस्वी में दीव तथा जो है बेसिन गुजरात के तत्कालीन शासक, जिसका नाम था भाई बहादुर शाह, से प्राप्त किया था। ये डायरेक्टली प्रश्न पूछते हैं। डी सूजा को भी एक बार देख लेना है जब यहाँ पे आए हो। तो ये सारे पॉइंट्स को एक बार क्या करना, जैसे
वास्को डी गामा से एक बार क्या करना है, रिवीजन कर लेना है। देखो बाबू, पेड्रो एल्ब्रेज जो अभी मैं बोला हूँ आपके जो क्वेश्चन में था, है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ कि भाई दोनों नोट्स को अच्छा से पढ़िए, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, है ना। तो 1500 ईस्वी में जो है पेड्रो एल्ब्रेज केब्राल के नेतृत्व में ये भारत आया था, जहाजी बेड़े के साथ भारत आता है ये। तो सारे पॉइंट्स महत्वपूर्ण है, ऐसा ही रिवीजन कर। चलिए भाई साहब, अगला क्वेश्चन है, फिर से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 है, यहाँ पे सूची 2 है, खोजकर्ता का नाम है और क्या है, जन्म स्थान है। देखो डायरेक्टली प्रश्न पूछे गए हैं। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है ये कहाँ के थे भाई, तो जाहिर सी बात है ये इटली के थे। अभी मैं दिखा देता हूँ, है ना, कैसे रिवीजन करना है। इटली के थे, है ना। जैक्स कार्टियर कहाँ के थे भैया, तो यह फ्रांस के थे, फ्रांसीसी थे। तो कार्टियर के बारे में आप सबको पता होना चाहिए, फ्रांसीसी थे ये। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा सर फ्रांसिस ड्रेक का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम का था, यूएसए का था। तो देखो भाई, यूके का, सॉरी यूएसए का नहीं, यूके का, यूनाइटेड किंगडम का था, यूके का था। और मेगलन की बात करें, जिसका नाम है, पूरा नाम जो है फर्डिनेंस मेगलन, ये भी कहाँ के थे, पुर्तगाली थे। पूछता है क्वेश्चन, तो आंसर आप क्या करना भाई, यहाँ पे ए टिक कर लेना, ए इज द राइट आंसर। अब देखो भाई साहब, जैसे नवीन समुद्री मार्गों का जो खोज किया था ना, तो आपके सामने सब दिखेगा। जैसे ये केब्रल कहाँ के थे, पुर्तगाल के थे, था ना आपके ऑप्शन में। ये स्पेन के कुकी, सब के बारे में दिया गया। आपको ऐसा ही क्या करना है, सरसरी निगाहों से रिवीजन करना है, डायग्रामिकली दोनों चीज। तो पहले जो है डेप्थ वाला नोट्स उसको देखना है, इसके बाद इस पे आना है। बस ये तरीका अपनाइए, सब कुछ दिया गया है आपको, बस करना है ना। और देखते हैं कैसे इस बार आपका सिलेक्शन नहीं होता है। बस खाली मेहनत करिए, जितना दिया जा रहा है उतना। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है भाई आपके सामने, कह रहा है कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः, क्या करा है, भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। तो आप कहिएगा सर ये तो पुर्तगाल किया था, आपने बता दिए पुर्तगाल कहाँ पे किया था सर। तो आप कहिएगा पुर्तगाल ने केरल के कोचीन में किया था, और वो व्यक्ति था वास्को डी गामा। 1498 की बात है ना, बहुत डेप्थ में पढ़ चुके हैं। चलो भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई है वह था कौन सा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आपको थोड़ा सा याद मैं दिला देता हूं, ताकि आप हुगली किसको पता है, हुगली बिल्कुल, पुर्तगाली गवर्नर नीनो दी कुन्हा। मैंने आपको बोला अभी कुछ देर पहले दिखाया, तो पुर्तगाली गवर्नर था भाई। ये कितने नंबर का था, तो आप कह सकते हैं कि ये अल्बुकर्क के बाद आया था नीनो दी कुन्हा। 1529 से लेके 1500 कहाँ तक, 38 तक रहेगा ये, है ना। तो पुर्तगाली गवर्नर नीनो दी कुन्हा ने मद्रास के निकट सैंथेमो और बंगाल में भी, बंगाल के कहाँ पे, हुगली में पुर्तगाली बस्ती स्थापित किया था। ध्यान रखिएगा, ये बंगाल के हुगली में। तो डायरेक्टली प्रश्न पूछता है, माइंड में रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन करा है कि पांडिचेरी, जो वर्तमान में पुद्दुचेरी नाम है, आप सबको पता है, अभी यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। तो कह रहा है कि पांडिचेरी या पुद्दुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अब विचार ये करना है, तो देखो इसमें 3 स्टेटमेंट दिया गया है। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन से लड़ना चाहिए, और लड़ना ही पड़ेगा। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि पांडिचेरी या पुद्दुचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति कौन था, पुर्तगाली था। पुद्दुचेरी के बारे में कितने लोग जानते हो, अगर लोकेशन आप देखोगे भैया तो आप सबको पता ही है कि इसका लोकेशन, पुद्दुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि भारत के 3 राज्यों में फैला है। तमिलनाडु में भी है, आप सबको पता है, केरल में भी है, कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है, केरल में है ना। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, 3 राज्यों में फैला हुआ है, आपको पता होना चाहिए। और केरल का लोकेशन आपको यहाँ पे दिखेगा, तमिलनाडु यहाँ पे दिखेगा, ऊपर में आंध्र प्रदेश दिखेगा। तो आपका स्टेटमेंट क्या था भैया, तो आप कहिएगा सर, अब जैसे देखो, पहला जो स्टेटमेंट है कि पुद्दुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाल थी, और ये सही कह रहा है। दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं भाई, पुद्दुचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था, और पांडिचेरी में इसके बाद कौन आएगा, डेन्स आएगा, उसके बाद डच आएगा, क्योंकि ये लोग भी अपना व्यापारिक कोठी लगाएगा। तो पहला तो सही होगा। अब करे पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी था, जो कि नहीं, उसके बाद क्या कौन आएगा, तो आपने देख लिया। क्योंकि पुर्तगाली के बाद ना डच और डेनिस ने अपना फैक्ट्री लगाया था ना, फ्रांसीसी बाद में आया था। फ्रांसीसी की बात कर लूँ तो ये 1673 ईस्वी में बस्ती की स्थापना किया था, कहाँ पे, पुद्दुचेरी में, पांडिचेरी में, ऐसे बोल सकते हो। उसके बाद जो है
अंग्रेज लगभग 1793 में अपना फैक्ट्री स्थापना करता है इस क्षेत्र में। तो कह रहा है कि अंग्रेज कभी नहीं आया था, तो अंग्रेज भी आया था, तो ये भी गलत है ना। तो ये दोनों गलत है, सिर्फ पहला वाला सही था। तो केवल एक आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तभी आप बना पाएंगे जब आपका समझ अच्छा होगा। इसलिए जो दोनों बुकलेट दिया जा रहा है उसको करिए, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। या फिर आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हो, जो लोग नहीं जोड़े हो भाई, तो आप करिए अच्छे से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा या फिर निम्नलिखित में से कौन जो है कोलकाता के संस्थापक था? कोलकाता के संस्थापक कैसे माना जाता है? बहुत अच्छे से सभी लोग जानते हो, जॉब चरनाक को माना जाता है, जो कि बंगाल वाला क्षेत्र में जो कासिम बाजार है, आपको पता है ना। तो कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख, कासिम बाजार के फैक्ट्री के प्रमुख कौन? तो जॉब चरनाक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानुती, अथवा कई बार सुतानुती की जगह सुतनौती रहता है, जो कोलकाता में यह स्थल है, को चुना और उसे ही कोलकाता के संस्थापक माना जाता है, जॉब चरनाक को ही। माइंड में रखिएगा, प्रश्न पूछता है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाए, कितने ईस्वी में इन्होंने यहाँ पे जो है इसका स्थापना किया था? तो भाई 1690 ईस्वी, ध्यान रख लीजिएगा ये डेट। और आप सबको पता है कि 24 अगस्त का, अच्छा डेट भी पूछा जाए तो 24 अगस्त का जो दिन है ना, ये स्थापना दिवस के रूप में, कलकत्ता के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो जॉब चरनाक को कोलकाता के संस्थापक इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने 1690 ईस्वी में, है ना, सुतानती नामक गांव में एक ब्रिटिश कारखाना स्थापित किया था और यह क्षेत्र बाद में विकसित होकर कलकत्ता बना। यह क्षेत्र बाद में विकसित होकर, अगर मैप देखिएगा ना तो यहाँ पे आपको मैप दिखेगा, ठीक है। इसलिए तो कह रहा हूँ कि थोड़ा सा डेप्थ में पढ़िए। अगर इंडिया का मैप देखोगे बाबू तो यहाँ पे देख लो एक बार, है ना। और इसी क्षेत्र को जॉब चरनाक ने 1690 में, ये गांव था सुतानुती, है ना, सुतानुती गांव था जो कलकत्ता वाला क्षेत्र देख रहे हो ना, तो यहीं पे 1690 में कह सकते हो कि यहाँ पे क्या किया, उस गांव को, सुतानुती गांव को विकसित किया। और बाद में क्या होगा, ब्रिटिश कारखाना स्थापित होगा और बाद में चल के विकसित हो जाएगा तो कोलकाता के नाम से जाना जाएगा। हालांकि इसके पीछे का कहानी थोड़ा सा और देख लो। तो 2003 का स्पीक किसको पता है? तो 2003 में कलकत्ता के जन्मदिन को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद आधिकारिक तौर पर यह नहीं माना गया था, आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो ये टिक करना, मैं जो कहानी था आपको बता दिया हूँ, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त, अब क्या एक शब्द दिया है, क्या दिया है? संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया, है ना। मतलब कि 2, 4, 5, 10 लोग मिलके व्यापारी, ये पूछ रहा है। तो डच ने, बिल्कुल जो लोग डच टिक कर रहे हो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो, जो कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी कब? तो 1600 ईस्वी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कब की बात है मेरे भाई? 1600 ईस्वी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 1600 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे द गवर्नर एंड जो है कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इन टू द ईस्ट इंडीज कहते हैं, तो ये थी। और ये बाद में 1602 में ये बाद में क्या होता है? तो 1602 ईस्वी में डच, जिसे हॉलैंड के नाम से भी पहले जानते थे, तो डच सांसद द्वारा पारित प्रस्ताव में एक जो है संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और आपको मैं बता दूं, अगर यहाँ पे आपका ऑप्शन में ब्रिटेन रहता है ना, तो ब्रिटेन सही रहता, ठीक है। तो ब्रिटेन नहीं है, तो इसलिए डच सही होगा, ठीक ना। तो ध्यान से क्वेश्चन को करिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट है, डरना बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन को देख के बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है ना। डरना तो बिल्कुल नहीं मेरे भाई, ठीक है ना। और कह रहा है कि तीनों में सही कौन सा है आपका आंसर। अब देखो भाई, स्टेटमेंट जो है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में, है ना, गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां या गोदाम स्थापित किया, जो कि सीधे ये गलत बोल रहा है। आपको मैं बता दूं, डच लोगों ने ये पूर्वी तट है, तो आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र मैंने आपको बोला था, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र, तो पहले समझ लीजिए एक बार। तो डच ने पूर्वी तट पर पहले कोचीन को पुर्तगाली से छीना। दोबारा सुनिए, डचों ने पूर्वी तट पर पहले कोचीन को पुर्तगालियों से छीना और बाद में
आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट पर अपनी फैक्ट्री स्थापना की, जो 17वीं शताब्दी के आसपास में, आपको पता होना चाहिए 17वीं शताब्दी के बाद है। और मैं बात कर लूँ गजपति शासक, तो गजपति शासक की मैं बात कर लूँ तो ये 16वीं शताब्दी में ही समाप्त हो गया था। तो ये वाला कहानी तो वैसे ही खत्म हो जाता है। गजपति शासक कौन था मैं बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। उसके बाद यहाँ पे फ्रांसियो डी अल्बुकर्क है ना, बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीना था। सुल्तान होना चाहिए यार, सल्तनत भी बोल सकते हो, बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीना था, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और यहाँ पे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक जो है प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक जो है प्लॉट पर फैक्ट्रिया स्थापना किया था। ये भी सही है, हम लोग बहुत कायदे से पढ़ चुके हैं। तो आंसर इसका दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही, और पहला वाला गलत था। देखो भाई, गजपति शासक की बात कर लूँ ना, तो ये आमतौर पर उड़ीसा वाला क्षेत्र में है ना, अपना शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रहा था। आप ऐसे बोल सकते हो कि 16वीं शताब्दी में गजपति शासक प्रमुख रूप से उड़ीसा के क्षेत्र में सक्रिय थे। इस समय तक सूर्यवंशी गजपति राजवंश के शासन चल रहा था, जिसमें प्रताप रुद्रदेव एक महत्वपूर्ण शासक था। हालांकि 16वीं शताब्दी के दौरान आपको पता होना चाहिए कि ये गजपति शासक धीरे धीरे इनका कह सकते हो कि सत्ता कमजोर हो गया और आगे चल के ये समाप्त भी हो जाता है ना। तो एक्चुअली ये उड़ीसा के क्षेत्र में था। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे से क्वेश्चन को कर पाइएगा एग्जाम हॉल में। चलिए फिर से अगले क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज्य था। भाई लो, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आप कहिएगा जो आपके ऑप्शन में है क्या है भाई, तो आप देख लो ऑप्शन में क्या है। कह रहे कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, बिल्कुल कमी थी। इसी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने क्या किया, भारत को अपना उपनिवेश बनाया। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और उनके पास जो है आधुनिक हथियार थे, ये भी सही है। भारतीय सैनिकों में जो है राष्ट्रीय भावना की कमी थी, बिल्कुल कमी थी। उन्हें सही से बताने वाला कोई नहीं था, है ना, जो उनको समझ सके। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे और अपनी सेवा में लगा सकता था, तो ये भी कमी था, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सभी का सभी स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। तो ये कंसेप्चुअल सारे क्वेश्चन है, ठीक है। चलो भाई साहब, अगला प्रश्न है कि जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब देते जाइएगा। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री, अब देखो भाई डायग्रामिकली आपने पढ़ा है, बहुत कायदे से पढ़ा है। 1613 की बात है, जहाँ पे 1608 में फैक्ट्री खोलने का स्थापना कर रहा था। पश्चिमी भारत में, पूर्वी भारत में बोला जाए, ये पूर्वी भारत है, ये पश्चिमी भारत है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो पूर्वी भारत में इन्होंने 1611 ईस्वी में अपना कंपनी स्थापना की। देखो भाई एक बार ये वाला डायग्राम देख लो, है ना, ताकि आपको याद आ जाए। देखो यहाँ पे क्या है, डच है। पूर्वी भारत में अपना प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 1605 में लगा था। अंग्रेज पूर्वी भारत में अपना प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 में। और फिर से अंग्रेज क्या करेगा भाई, सूरत में अपना प्रथम फैक्ट्री पश्चिमी भारत में लगाएगा, सूरत में, है ना। यहाँ पे ये वाला मैप पे आप देखोगे आपके सामने होगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसलिए तो मैं दिया हूँ सारी चीज़, है ना। तो 1608 में कंपनी स्थापना करने का कोशिश किया था, लेकिन 1613 में कंपनी स्थापना कर लिया था, पूरा अधिकार मिल गया था। यहाँ पे कैसे मिला था वो सब पढ़ाया हूँ, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा भैया, बिल्कुल जो लोग आंसर जो टिक कर रहे हैं, डी सूरत, बिल्कुल सूरत में, सूरत गुजरात के सूरत में आंसर क्या होगा, आंसर डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा सही है। तो यहाँ पे भी 2 स्टेटमेंट दिया गया। देखो भाई ये डेप्थ वाला जो बुकलेट दिया हो ना, यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा। तो कैप्टन हॉकिंस के बारे में जो चीज़ें आपको पढ़ाया गया ना, यहाँ पे दिखेगा, है ना। यहाँ पे इस लाइन में देखो, फारसी भाषा का बहुत अच्छा जानकार थे। और कैप्टन हॉकिंस के बारे में देखो, बहुत अच्छे से ये लाइन बाय लाइन हाईलाइट कर दिया हूँ। कैप्टन विलियम्स हॉकिंस अगस्त 1608 में सूरत पहुंचा। 1609 में आगरा में जो है जहांगीर के शाही दरबार में आया था और कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोलने के उद्देश्य से कैप्टन हॉकिंस को मुगल शाही दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए भेजा था। और इसी लाइन से क्वेश्चन है, देखो आपके पेपर में, इसलिए मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी सब यहाँ पे बुकलेट में है। तो आपके क्वेश्चन में क्या बोला था कैप्टन हॉकिंस के बारे में, देखो क्या बोला था कि भाई 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आया था। 1611 में नहीं, 1608 की बात है, तो ये तो गलत हो जाएगा। और यह जो कह रहा है कि तुर्की भाषा का बहुत अच्छा नॉलेज रखता था, अभी आपने देख लिया, बिल्कुल रखता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ दूसरा सही हो जाएगा।
और आपके ऑप्शन में जो है मेरे भाई देख लो कौन सा है, तो केवल दूसरा सही हो जाएगा राइट आंसर। तो सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, अच्छे से बन। चलो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रथम कर्नाटक का युद्ध कौन सा, कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था उसका तत्कालीन कारण क्या था। देखो भाई क्वेश्चन पूछ दिया है, पहली बात है, बताइएगा सभी लोग। तो बिल्कुल जो लोग यहाँ पे टिक कर रहे हो, यहाँ पे आंसर डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, ये था। कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध होता है, ये थोड़ा सा डेट ध्यान रख लीजिएगा, तो ये 1746 से लेके और 48 के बीच में हुआ था। बीपीएससी के लिए ना फैक्ट्स जरूरी होता है। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध, जो कि 1740 में प्रारंभ हुआ था। और देखो ये जो कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था ना, एक्चुअली अगर मैं इसके पीछे का कहानी में बताऊं तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध मुख्य रूप से यूरोप में चल रहा ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के युद्ध का विस्तार था। भारत में यह युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच व्यापारिक और क्षत्रिय प्रभुत्व के लिए लड़ा गया था। फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले की महत्वाकांक्षियों ने या फिर महात्माकांक्षाओं ने भी इस युद्ध को जो है भड़काया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके बारे में पूरे डेप्थ में पढ़ना। कर्नाटक का प्रथम द्वितीय तृतीय युद्ध जो हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो भाई ये नोट्स क्रेस्पी नोट ना सिर्फ यहाँ पे मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। देखो एक मिनट, यहाँ पे जो आप देखोगे ना बहुत कायदे से फ्रांसीसी अंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में आपको यहाँ पे दिखेगा। ये जो लाइन है ना, इसी लाइन से क्वेश्चन बना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर में जो दिखता है ना, इसी कारण से। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध कौन से संधि के तहत समाप्त हुआ था, परिणाम क्या निकल के आया था, देख सकते हो। ये सब आपको याद कर लेना है सरसरी निगाहों से। जैसे कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 में, 1748 में समाप्त हुआ था एला शापेल की संधि के तहत। विजय किसका हुआ था? फ्रांसीसी का विजय होता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में देखा जाए तो भाई ये पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त होता है। 1755 में हुआ था। कब? 1749 से 1754। 55 में समाप्त होता है। अंग्रेज लोगों का प्रभाव बढ़ा था यहाँ पे, ठीक है ना। तृतीय कर्नाटक के युद्ध में क्या होगा, समय अगर पूछ लेता है तो 1756 से 63 में हुआ था। पेरिस के संधि के तहत समाप्त होता है 1763 में। ये ध्यान रखना, वांडीवाश के युद्ध के बाद फ्रांसीसी निर्णायक रूप से पराजित हो गया था, फ्रांसीसी हार गया था। वांडीवाश का युद्ध आपको पता ही होगा, ठीक है ना। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध का कारण क्या रहा है, देखो डेप्थ में यहाँ भी लिख दिया हूँ। इस पेज जैसे नीचे आओगे ना तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक एक की पॉइंट, इसलिए मैं कह रहा हूँ डेप्थ में पढ़ो, है ना। उसके बाद यहाँ पे यहीं पे एक सेंट थोमे का युद्ध होता है, इसको भी एक बार देख लीजिएगा, है ना। युद्ध की समाप्ति, परिणाम क्या निकल के आया था प्रथम युद्ध का, वो अलग अलग करके लिख दिया हूँ, ठीक है ना। उसके बाद कर्नाटक का दूसरा युद्ध होता है, क्या कारण था, है ना। अंग्रेज और फ्रांसीसी का जो संघर्ष हुआ यहाँ पे आप देख सकते हो, घटनाक्रम यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे त्रिचिन्नापल्ली का संघर्ष सभी को पता है, परिणाम क्या निकल के आया था। और कर्नाटक का तीसरा युद्ध पूरे डेप्थ में पढ़ाया गया है ना। कहाँ मिलेगा ये सारी चीजें? बुक में जाइएगा ना, खोजे तो लाइन बाय लाइन लिखा रहता है, एकदम सब कुछ सजा के दिया हूँ। तो मौका का फायदा उठाइए, सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे। तो चलो भाई, अगर आपने कर्नाटक का प्रथम द्वितीय तृतीय युद्ध अभी आपने देखा, यहीं से क्वेश्चन भी है, ठीक है। और मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि जब भी आप पढ़ते हो किसी भी बुक से, तो क्योंकि बार बार आप बुक में रिवीजन करने नहीं जाओगे, तो जब आप कोई भी बुक पढ़ते हो ना, XYZ सभी बुक अच्छे हैं, सभी में कंटेंट लगभग सेम है, वहां से आपको चीजें को ना छांट के निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो निकाल के एक जगह रख लीजिए ताकि बार बार आपको बुक ना देखना पड़े। आप जब टेस्ट लगाते हो, है ना, टेस्ट तो लगाना जरूरी है। और आपके एग्जाम चाहे या फिर आप PYQs बनाते हो, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हो, तो आपके माइंड में ये चीजें चलेगा जब आपके सामने शॉर्ट नोट्स रहेगा या फिर आप खुद से हाईलाइट करके रखे रहोगे चीजों को, है ना। और हम तो आपके सामने हैं ही, आपके साथ में तो है, कंधे में कंधे मिला के चल ही रहे। बहुत नॉमिनल फी है, बहुत कम फी है, और जिसमें सब कुछ दे देता हूँ। बहुत मेहनत किया गया, पूरा टीम आपके लिए काम कर रहा है। तो चलो, कर्नाटक का प्रथम युद्ध सुमेलित कौन सा है? अच्छा, कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है ना, बोल रहे कौन सा नहीं है। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आप कहेगा सर 46 से 48 में, युद्ध बिल्कुल सही है। कर्नाटक का दूसरा युद्ध कब हुआ था? देखो यही वाला गलत था ना, अभी आपने देखा था ना। तो कर्नाटक का दूसरा युद्ध 49 से 54 हुआ था, 1749 से 54 के बीच में हुआ था, है ना। तो ये गलत था। कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो हुआ था भाई 1758 से 63। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। और देखो पानीपत का जो युद्ध हुआ था ना, मैंने आपको डेप्थ में पढ़ाया हूँ, ठीक है ना, इसी बुकलेट में मिलेगा। उत्तरवर्ती मुगल काल पढ़ोगे ना तो शाह आलम द्वितीय यहाँ पे जो आपको दिखेगा, जिसका समय काल था 1759 से लेके
1806 तक, सबको पता है ना। और यहीं पे जो है देखो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, बहुत अच्छे से कायदे से पढ़ाया हो ना, देख सकते हो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली, तो ध्यान रखिएगा। तो ये भी सही था, पानीपत का तृतीय 1761 में होता है। पानीपत का तृतीय कई बार ना डेट अब पूछ लेता है, तो ध्यान रखना ये 14 तारीख का है, 14 जनवरी की बात है, 1761 में हुआ था, ठीक है ना। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई ना 1761 में हुआ। यह अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिव राव के नेतृत्व में मराठा के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में मराठों को भारी कह सकते हो हार का सामना करना पड़ा था, तो मराठों की हार हुई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन हर पूछता है। चलो भाई, एक युद्ध और आपने देखा है, अंबर का युद्ध, पढ़ाया हूँ डुबा डुबा के। तो अंबर के युद्ध के संदर्भ में सही कथन पर जो है आपको विचार करना है ना। तो अंबर की लड़ाई 1752 में होता है, ये तो बिल्कुल आपने सही किया है। उसके बाद कहा रहा है 1752 में नहीं हुआ था मेरे भाई, 1752 में अंबर का युद्ध नहीं हुआ था। कितने लोग बता सकते हो? 1700 उत्तराधिकार के लिए लड़ा था ना, कर्नाटक में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था ना 1749 में, सॉरी 1749 में हुआ था ये अंबर का युद्ध लड़ा गया था उत्तराधिकार के लिए, जिसमें एक तरफ कर्नाटक का नवाब अनबरुद्दीन था और दूसरी तरफ डुप्ले के नियंत्रण वाली फ्रांसीसी सेना, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग की संयुक्त सेना। ध्यान में आया थोड़ा बहुत जो पढ़ाया हूँ। तो इसमें युद्ध में क्या होगा, अनवरुद्दीन का पराजय होता है और बाद में मारा भी जाता है। तो ये 1749 में होता है अंबर का युद्ध, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये गलत था यही। अब देखो कह रहा है कि इस युद्ध में कर्नाटक अंबर का युद्ध होता है, इस युद्ध में मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसी ने मिलकर अनवरुद्दीन का मुकाबला किया, ये बिल्कुल सही है, अच्छा है। और अगला कह रहा है कि इस युद्ध में अनवरुद्दीन की सेना को हार का सामना करना पड़ा था, ये भी सही है ना। तो अंबर का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण। देखो भाई, ये जो अंबर का युद्ध होता है ना, इसमें यहाँ पे लोग कंफ्यूजन में रहता है। देखो एक तरफ था, जाहिर सी बात है दो तरफ से युद्ध होगा। अब फ्रांसीसी क्या करेगा ना, अब यहीं के शासक को ना इंडिया के शासक को ही लड़ा देगा, ठीक है। तो ये फ्रेंच की मैं बात कर लूँ तो अंबर के युद्ध में दो पक्षों के बीच में हुआ था। एक तरफ फ्रांसीसी सेना था, फ्रांसीसी सेना एक तरफ फ्रांसीसी सेना, साथ में चंदा साहब और मुजफ्फर जंग, ठीक है। और दूसरी तरफ जो था, यहाँ पे आपने देखा एक ही व्यक्ति जिसका नाम था कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच में होता है। और जाहिर सी बात है यहाँ से तीन लोग है ना, तीनों की संयुक्त सेना, और यहाँ पे अनवरुद्दीन यहाँ पे हार जाते हैं और बाद में मारे भी जाते हैं, ठीक है ना। तो यही यहाँ पे था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न पूछता है कि अंबूर का युद्ध जो होता है, अच्छा अंबूर का युद्ध हुआ क्यों था भाई? तो कर्नाटक में उत्तराधिकार के लिए यह युद्ध लड़ा गया था। डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है ना। तो आंसर क्या कर लेना भाई, पहला वाला ही गलत था, ठीक है ना। तो इसको पहला गलत था, बाकी सही था, गलत ही आपको ढूंढना था। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति अपनाई? कौन व्यक्ति, कौन जानते हो इस व्यक्ति को? गुस्सा किसको आता है इस पे, है ना, डुप्ले। बिल्कुल, जो लोग डुप्ले टिक कर रहे हैं ना, डुप्ले बिल्कुल सही है, तो डुप्ले राइट आंसर हो जाएगा। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें छिपा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। भारत में फ्रांसीसी ने अपना सबसे पहला कारखाना, फ्रांसीसी पहला कारखाना कहाँ पे लगाएगा? अभी आपने मैप पे देखा था नोट्स में, कहाँ पे लगाएगा बताओ? तो बिल्कुल जो लोग 1664 टिक कर रहे हो ना, 1664 में ये क्या करता है, कंपनी स्थापना करता है। और 1668 में सूरत में अपना कंपनी स्थापना करता है। तो लुई 14वें के मंत्री जिसका नाम था कोलबर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होता है ना। और ये क्या करता है, 1668 भारत के सूरत में पहला जो है व्यापारी कोठी खुलता है गुजरात में, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, पूरे डेप्थ में हम लोग पढ़ चुके हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न डच कारखानों को अपने स्थापना वर्ष के साथ मिलान करना है। डच लोग कहाँ कहाँ पे कंपनी स्थापना किया था जरा सा देख लो। अब देखो मैं थोड़ा सा एक बार यहीं पे पुर्तगाली लोग हैं भाई, यहाँ पे देखो पुर्तगाली लोगन है, ये आपको दिखेगा। पुर्तगाली के बाद जाओगे ना, वास्को डी गामा ये सब आएगा, उसके बाद डच ही आ जाता है। डच देखो, डच कहाँ कहाँ पे फैक्ट्री स्थापना किया था, एक बार देख लेना। और ये चार्ट जब याद कर लोगे ना, ये परमानेंटली याद हो जाएगा। बिहार में कब खोला था? 1632 में। ये कई बार पूछता है, ये डच अपना फैक्ट्री लगाया था। तो अब आराम से इसका जवाब दीजिएगा, हमको पता है। तो मसूलीपट्टनम में, सॉरी मसूलीपट्टनम नहीं है, बिमलीपट्टनम में जो है कब लगाया था? तो 1641 में लगाया था। तो यहाँ पे 1641 टिक कर लीजिए बस।
कराईकल में 1645 में, तो कराईकल में 1645 कर लीजिए। एक दो भी याद रहता है ना, चिनसूरा वाला बहुत पूछता है ना, 1653 में चिनसूरा बंगाल में पड़ता है ना, वहीं पे लगाया था। और कोचिन में कब लगाता है भाई? 1663 में। तो बस काम खत्म हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर कर लीजिएगा, बी इज द राइट आंसर, ये हो जाएगा। ठीक, चलो भाई अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी दक्कन में, फ्रांसीसी दक्कन, दक्कन वाला क्षेत्र याद है ना, कर्नाटक वाला क्षेत्र, कुछ आंध्र प्रदेश का एरिया भी आ जाता है ना। तो फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि क्यों रहा असफल? बिल्कुल भाई, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी इसके कंपेयर में, फ्रांसीसी के कंपेयर में। चलो, निम्न यूरोपीय शक्तियों में भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो देखो भाई, ये आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, तो आपको पता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। सबसे पहले कौन आया? तो पुर्तगाल तो सबसे पहले आता है, आपने देखा था पुर्तगाल। पुर्तगाल के बाद कौन आएगा? पहले नंबर पर पुर्तगाल, दूसरे नंबर पे कौन आएगा? आने के क्रम में डच आ जाता है ना, सॉरी हाँ डच ही आ जाता है। कंपनी स्थापना दूसरे नंबर पे अंग्रेज करता है, लेकिन आने के क्रम में, भारत आने के क्रम में डच। तीसरे नंबर पे अंग्रेज आता है यहाँ पे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चौथे नंबर पे कौन आ जाएगा? डेनिस आ जाएगा। और पांचवें नंबर पे फ्रांसीसी आएगा, फ्रांसीसी। तो देखो भाई, पहले कौन आएगा? तो अब 3 टिक करिएगा। पहले नंबर पे 4 एक करना यहाँ पे, दूसरे नंबर पे डच, तीसरे नंबर पे अंग्रेज, और पांचवें नंबर पे, चौथे पे डेनिस आता है, पांचवें फ्रांसीसी आता है। तो आप क्रम में से डालो। तो पहले का नंबर पे कौन? यहाँ पे देख लेना, 1 3, 1 3 नहीं होगा, नहीं 4 2 3 ये वाला होगा ना, उसको लास्ट में ये होगा। तो आंसर टिक कर लो भाई, बी हो जाएगा। तो आसान था, क्रम आपको याद रखना है। कंपनी स्थापना पूछेगा तो वो भी आपको ध्यान रखना। तो कंपनी स्थापना में क्या करना है? अंग्रेज को दूसरे नंबर पे लाना है और डच को तीसरे नंबर पे दे देना है, बस। क्वेश्चन है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। बिहार से होता था, है ना। मैप आप देखिएगा तो मैंने बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ, इस वाला क्षेत्र से होता था। तो आंसर क्या होगा? बिहार टिक कर लीजिएगा, बहुत पूछता है कुछ, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार। देखो ये क्वेश्चन ना 70वीं में पूछ लिया गया था। तो त्रिकोणीय व्यापार का आर्थिक आधार क्या था? तो बिल्कुल जो लोग आंसर टिक करोगे बी अफीम, ये बिल्कुल सही है। देखो, भारत चीन और इंग्लैंड के मध्य व्यापार का मुख्य आधार अफीम, चाय और कपड़ा था। तो ये ध्यान में रखिएगा, और बाकी चीज़ें मैं करवा चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी दिया कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। यह टिप्पणी टीबी मैकाले ने दिया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, चलो भाई, तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसी की असफलताओं के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कह रहा है कि अंग्रेज क्यों सफल हो गया था और फ्रांसीसी असफल क्यों हुआ, है ना। इसके संदर्भ में आपको बता देना है, तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्वेश्चन आता है ना, 2 स्टेटमेंट, और ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होता है। थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो पर भी बना लोगे। तो आप सबको पता है, इसमें अंग्रेज को बंगाल विजय से अपार धन मिला। जब अंग्रेज क्या किया, बंगाल पर जो पूरा अधिकार कर लिया। सिराजुद्दौला वाला कहानी पढ़ा होगा, आज ही मैंने आपको पढ़ाया हूँ, ठीक है ना। कैसे अंग्रेज जो है पलाशी की लड़ाई करता है, उसके बाद बक्सर का युद्ध करता है और इस क्षेत्र पे पूरी तरीके से कब्जा कर लेता है। तो उस क्षेत्र से उसे भरपूर धन मिला। तो मुख्य कारण है अंग्रेजों की 72 नौसैनिक ताकत, ये भी है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट आपको साफ साफ दिख रहा होगा सही। तो आंसर क्या होगा भाई? यहाँ पे सी टिक कर दीजिएगा आंसर। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? बंगाल का अंतिम गवर्नर मुगल सम्राट द्वारा जो नियुक्त किया गया था वो कौन था, ये पूछे। मुर्शिद कुली खान, सभी लोग जानते हो मुर्शिद कुली खान को, है ना। मुर्शिद कुली खान को फर्रुख शेर द्वारा, दोबारा सुनिए, मुगल सम्राट फर्रुख शेर द्वारा 1717 में, कब? 1717 में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर, मतलब कि सूबेदार कह सकते हो उस समय। अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो पद हुआ करता है ना सीएम का, उस समय इसका पावर हुआ करता था उस क्षेत्र में। तो सूबेदार नियुक्त किया था। अच्छा, मुर्शिद कुली खान को दीवान नियुक्त कौन किया था? आज ही आपको मैं पढ़ाया हूँ, मतलब कि वित्त विभाग का देखरेख जो करता था, तो औरंगजेब ने किया था 1700 ईस्वी में, ठीक है ना। लेकिन मुर्शिद कुली खान को दीवान नहीं, सूबेदार जो नियुक्त किया था वो किया था 1717 में फर्रुख शेर ने। फिर से इसका मृत्यु हो जाता है मुर्शिद कुली खान को 1727 में, ठीक है।
उसके बाद इसका सुजाउद्दीन इसका दामाद आता है, उसका सरफराज आता है, सुजाउद्दीन का बेटा। ये सारी चीज़ आपको पता ही होना चाहिए, बहुत कायदे से आज ही बढ़ा दिया हूँ। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? अब देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन लोग देखो, प्लासी का लड़ाई भी है और बक्सर का युद्ध भी है, तो लोग क्या करते पता है, बक्सर का युद्ध टिक करते। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन में ट्विस्ट है। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? देखो भाई ये है ना, ब्रिटिश प्रभुत्व को एक पैर रखने का जगह दे दिया, प्रारंभ कर दिया, है ना। तो ये होगा प्लासी की लड़ाई जो 1757 में होता है ना, 1757 प्लासी नामक जगह पे। कहाँ पे? तो ये पश्चिम बंगाल में है मेरे भाई, यहाँ पे है। और यहीं पे होता है सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में होता है। और यहीं पे क्या करता है, सिराजुद्दौला का जो सेनापति था कौन, तो मीर जाफर, है ना, जिसे क्लाइव का लंगूर कहा जाता है ना। लंगूर नहीं, गीदर कह सकते हो, है ना, गीदर। प्रश्न मैं नहीं कर रहा हूँ, इतिहास में लिखा हुआ, आज मैं आपको पढ़ाया हूँ, ठीक है ना। एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि कौन से बंगाल के नवाब को क्लाइव का गीदर कहा गया है, तो मीर जाफर को कहा गया, ठीक है ना। खैर हंसने की बात नहीं है यार। तो ये 1757 में प्लासी की लड़ाई होता है, और यहीं से तो मेरे भाई यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ। देखो भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का वास्तविक शुरुआत ना, ये प्लासी की लड़ाई जो 1757 में हुआ वहीं से शुरू हो जाता है। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल में महत्वपूर्ण पैर जमाने का मौका मिल गया। हालांकि बक्सर का युद्ध जो हुआ था ना 1764 में, उसमें ब्रिटिश प्रभुत्व का और मजबूत कर लिया, और उन्हें भारत की एक बड़ी शक्ति के रूप में कह सकते हो अपना शक्ति स्थापना किया भारत में। प्रश्न घुमा फिरा के पूछते हैं, तो प्लासी की लड़ाई ठीक कर दीजिएगा, आंख बंद करके, आज के बाद गलती मत करिएगा। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन था? लो अंग्रेज के बारे में पूछ दिया है, कौन सा अंग्रेजन था भाई? तो जो लोग सी टिक कर, लॉर्ड क्लाइव का गिद्दर कौन था? मीर जाफर को क्यों कहा जाता है? तो क्लाइव का तलबे चाटने वाला था ये, जो कि सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था ये कौन? तो मीर जाफर नवाब बनने के लिए क्लाइव का साथ दिया था, नहीं तो भारत का स्थिति कुछ और होता इस समय। ये छोटे छोटे गलती ना बहुत बड़े जो है ना नुकसान पहुंचाया भारत को। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ है? तो भाई जाहिर सी बात है ये पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुर्शिदाबाद से कहाँ पे? बिहार के मुंगेर में कर लिया था, है ना। तो आंसर क्या होगा? अलीवर्दी खां होगा क्या? हाँ बिल्कुल अलीवर्दी खां ही होगा राइट आंसर, ठीक है। तो जो लोग अलीवर्दी खां नहीं होगा, मीर कासिम होगा, सॉरी। मीर जाफर का जो दामाद होता है ना, अपदस्थ बादशाह मीर कासिम ने ऐसा किया था, ठीक ना। तो मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया, और वह मुर्शिदाबाद की जो है षड्यंत्रात्मक वातावरण और कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेज का जो हस्तक्षेप अधिक न हो, इसीलिए यहाँ पे रखा था बिहार का मुंगेर में। मीर जाफर मत टिक करिएगा, मीर कासिम ध्यान रखिएगा। मीर कासिम मीर जाफर का दामाद था, पढ़ा चुका हूँ आज की क्लास में। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने, अब देखो क्या बोला, अब यहाँ पे गलती मत करिएगा, अंग्रेजों का पैर जमाने का मौका प्लासी की लड़ाई में हो गया था, लेकिन क्या अगला क्वेश्चन क्या बोल दिया कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था। लो भाई अब यहाँ पे हो जाएगा बक्सर का युद्ध। पैर जमाने का मौका तो 57 में हो गया, 1757 में, लेकिन 1764 में जो बक्सर का युद्ध होता है, तो आप सबको पता है कि एक तरफ सिर्फ अंग्रेज था और दूसरी तरफ से भारत के तीन जो है शासक थे। एक अवध का नवाब, है ना, बंगाल के अपदस्थ जो है शासक, और एक मुगल बादशाह। तो एक तरह से देख सकते हो भारत के तीन शासक और एक तरफ अंग्रेज, अकेला तीनों को क्या किया, हरा दिया। और यहीं पे बक्सर का युद्ध के बाद, है ना, इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि होता है, और अंग्रेज पूरा जो है पूरा भारत में अपना प्रभुत्व को स्थापना कर लेता है ना। तो देखो, तो बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलो मेरे भाई अगला क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो देखो बक्सर की लड़ाई हुआ था ना, तो इलाहाबाद की संधि हुआ था, पहली और दूसरी, तो इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की प्रथम जो संधि हुआ था ना, वो हुआ था 12 तारीख को, 12 अगस्त को प्रथम। तो 12 तारीख को जो ये संधि हुआ था ना, तो 12 तारीख को जो संधि होगा 12 अगस्त 1765 में, तो 1765 ध्यान रखिएगा, 1765 में, तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में होता है, ठीक है ना। और दूसरा संधि होता है अब अवध के नवाब, इलाहाबाद की दूसरी अगर पूछा जाए फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखना, तो
4 दिन बाद हुआ था, 16 अगस्त 1765 में। तो अवध के नवाब कौन था भाई? तो शुजाउद्दौला, है ना, शुजाउद्दौला, यहाँ पे लिख दो क्या, शुजाउद्दौला था भाई। और अंग्रेज की तरफ से कौन होगा? रॉबर्ट क्लाइव होगा, उसके बीच में होता है, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ये सब आज ही पढ़ाया हूँ, जाके देख लीजिएगा क्लास, बहुत कहते समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था। लो भाई, कौन किया था दीवानी प्रदान? बिल्कुल शाह आलम द्वितीय ने किया था, है ना, इलाहाबाद की संधि में। अभी मैं आपको बोला 12 अगस्त को जो हुआ था, तो इलाहाबाद की प्रथम संधि तो होता है 12 अगस्त 1765 के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दिया। और इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 में जो होता है, उसमें अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और कारा वाला जो क्षेत्र था मुगल शाह आलम द्वितीय को देने का वादा किया। और इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बंगाल का गवर्नर था। घुमा फिरा के प्रश्न पूछता है, माइंड में रखिएगा। तो आंसर सी होगा, शाह आलम द्वितीय। चलो भाई, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे नियुक्त किया था? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बस तुम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मोहम्मद रजा खान को, ठीक है ना, माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट, 1765 में दीवान प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आया? बहुत पूछता है, खांसी 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 खांसी। और ये खांसी कहाँ पे, किस वाला क्षेत्र में होगा? सिलहट वाला, असम वाला क्षेत्र में होगा, माइंड में रखिएगा, पढ़ाया हूँ आज ही। अगला प्रश्न है, 16वीं शताब्दी या 16वें शतक में, या शताब्दी बोले या शतक बोले या सदी बोले, सब एक ही चीज़ है। तो 16वें नहीं, 18वें है। तो 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों में निम्नलिखित में से सही क्रम में सजाना है। तो देखो, सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, ये पूछ रहा है। और आप सभी लोग को जवाब भी देना है मेरे भाई, जवाब दीजिए। तो अंबर का युद्ध अभी आपने देखा था ना, कब हुआ था? तो पहले अंबर का युद्ध होगा, जो बांडीवास का युद्ध बाद में होगा, तो 1749 में होता है। 1749, एक मिनट मैं इसे पतला करता हूँ, ठीक है। इसका आंसर ही बी ही होगा, 1749 में अंबर का युद्ध होगा, ठीक ना। प्लासी का युद्ध 1757 में होता है भाई, 1757 में। बांडीवास का युद्ध कब होगा भैया? तो आप कहेगा 1760 में सर, अभी तो आपने बताए। और बक्सर का युद्ध 1764 में। बस टिक कर लीजिएगा ये, ठीक है। किसके किसके बीच में होगा बता चुका हूँ। हालांकि ये जो बुकलेट दिया हूँ ना, ये वाला टेस्ट वाला, तो वहाँ पे भी पूरा डेप्थ में चीज़ें लिख दिया हूँ। तो जो भी सब्जेक्ट पढ़ा देता हूँ, उसके बाद ये जो मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ, इसका बुकलेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि इसमें पूरे डेप्थ में एनालिसिस किया हुआ है ना। तो उसको जाके डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा के अपने पास रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है सुमेलित है, ये बोल रहा है। कौन सा सुमेलित है ये पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है, जो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा सुमेलित है, सब नहीं होगा सुमेलित। तो देखो, बांडीवास का युद्ध जो होता है मेरे भाई फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये वाला कब होता है? कितने लोग बता सकते हो कौन सा सुमेलित है? बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेज, और ये सब गलत था, है आपको पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। बांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 में होता है ना, 1760 में, अभी आपने देखा ना। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, कौन कराएगा? मराठा ने किया था, पता है ना, ध्यान आया आप थोड़ा सा। चलो, रंजीत सिंह के राज्य में जो है सम्मिलित था पंजाब, बड़ा पढ़ाया हूँ आज ही तो पढ़ाया हूँ क्लास, पंजाब को पढ़ लीजिएगा। जो भारत में नवीन राज्यों का उदय हुआ था ना, उसमें पंजाब था, रोहेलखंड था, अवध था, है ना, हैदराबाद था, बंगाल था, अलग अलग करके सबको पढ़ाया हूँ, सबका बुकलेट भी दी थी, एक बार जाकर रिविजन कर लीजिएगा। या फिर जो लोग खुद से तैयारी कर रहे हो ना, जिस भी बुक से पढ़ रहे हो, स्पेक्ट्रम से पढ़ रहे हो या फिर बिपिन चंद्रा की बुक से पढ़ रहे हो, जो भी बुक से पढ़ रहे हो भाई, वहाँ से जाकर रिविजन कर लेगा अच्छे से। महाराणा रंजीत सिंह का राज्य की राजधानी थी, तो जाहिर सी बात है लाहौर थी भाई। लाहौर नहीं यार, सर में यार, सॉरी, क्वेश्चन ये है पहला, रंजीत सिंह के राज्य सम्मिलित था, तो भाई उसमें श्रीनगर भी सम्मिलित था, बाकी ये सब नहीं था। अगला क्वेश्चन, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी, ये 4 कुछ नहीं है, इसे काट लेना। तो लाहौर भाई, जाहिर सी बात है, इसकी राजधानी लाहौर थी ना, जो कि 1768 में, डेट पता है ना, 1798, 68 कहाँ से, 1798 में अफगान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर जाता है, तो रंजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया था, और उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने का अनुमति दिया था। और 1799 में रंजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर जो है अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बना लिया। तो ये थोड़ा सा कहानी देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। कितने लोग जानते हो
जमान शाह के बारे में, जमान शाह, जमान शाह। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर जो है अदालत ए आला की स्थापना की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो लाहौर में ही किया था। रंजीत सिंह की न्याय व्यवस्था कठोर थी, तो राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम था, राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम था अदालत ए आला था। यह अदालत लाहौर में स्थित थी। रंजीत सिंह स्वयं उसके प्रधान न्यायाधीश थे। ठीक है, माइंड में रखिए। अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और डाइस के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो अमृतसर की संधि लॉर्ड मिंटो के बीच में और राजा रंजीत सिंह के बीच में होता है ना, ध्यान रखिएगा। कब होता है भाई? तो ये 1808 में, ये बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ। 1808 में नहीं, 1809 में हुआ था। 25 अप्रैल है ना, 25 अप्रैल 1809 में हुआ था। उस समय बंगाल के गवर्नर जो है ना लॉर्ड मिंटो था। चलो अगला क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे भाई, जो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन के हिसाब से टिक करना, खड़क सिंह था, है ना। और देखो 1700 नहीं बल्कि 1839 ईस्वी में, ये डेट ध्यान रखिएगा। तो 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र, है ना, इनका पुत्र रंजीत सिंह का पुत्र ही था खड़क सिंह। खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा था 1839 में। नेक्स्ट, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक लो कौन था, ये पूछ रहा है। तो कौन होगा? दिलीप सिंह था भाई, दिलीप नहीं दलीप होगा, दलीप सिंह, जो कि 1849 में, कब? 1849 में बनता है। तो पंजाब के सिख साम्राज्य के अंतिम शासक दलीप सिंह थे। और 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया और दलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया था, ब्रिटेन, ठीक है ना, दलीप सिंह को। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, असत्य है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से आंसर टिक कर सकते हो। तो महाराजा दलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। ये तो बिल्कुल सही है ना। तीसरा वाला देखोगे तो दलीप सिंह को इतना कितना, तो 2,50,000 रुपये वार्षिक पेंशन दे दिया गया था। नहीं, इतना नहीं दिया गया था, इन्हें 40 पाउंड दिया गया था, है ना, सॉरी 40,000 पाउंड। तो लगभग 4 से 5 लाख ये होता है, 4 से 5 लाख होता है, 4 से 5 लाख होता है। इतना पाउंड देकर ना वो ब्रिटेन भेजा था। तो यही गलत था, बाकी सब सही है, ठीक है ना, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जो है 1755 में डिंडीगुल, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिंडीगुल जो कि अभी कर्नाटक में पड़ता है। तो 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर के एक आधुनिक ये शस्त्रागार की स्थापना किया था। कौन किया था? आप सबको पता है ना। तो हैदर अली ने किया था डिंडीगुल में, हैदर अली ने। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेज और हैदर अली के मध्य हुआ था, ये भी प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो देखो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में होता है, तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में होता है। देखो भाई ये कर्नाटक का और मैसूर का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, किसके बीच में था, और तृतीय जो है कब हुआ था, यहाँ पे आपको दिखेगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 4 मैसूर युद्ध होता है, किसके बीच में? देखो ये भी मैं मेंशन भी कर दिया हूँ, कौन सा संधि के तहत समाप्त होता है, गवर्नर कौन था, कब हुआ था, डेट भी ये याद रख लेना बाबू, है ना। ये चीजें कहीं नहीं मिलेगा, आपको दिया गया है, तो सोचो कि भाई कितना महत्वपूर्ण है। और एक एक पॉइंट मेंशन कर दिया, और इसमें एक बुक का कंपाइलेशन नहीं है, इसलिए मैं गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूँ, ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ। बहुत मेहनत किया गया आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग ना इसे तैयार करेंगे अगले 2-3 महीना में, लेकिन इसमें सालों का मेहनत है जो आप लोगों को दिया जा रहा है। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को जो है ना फोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था, तो क्या आंसर हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा, सर आयरकुट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, तो ये जाहिर सी बात है, आंसर क्या होगा? पोल्लीपुर में हो जाएगा, पोल्लीपुर में। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था? तो जाहिर सी बात है टीपू सुल्तान के साथ करेगा। डेप्थ में पढ़ लीजिएगा, ऑलरेडी बुकलेट है। निम्नलिखित में से सम्मिलित करना है, कौन एक सम्मिलित है, ये पूछ रहा है। तो देखो ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है, तो इसमें हैदर अली जीता था, लेकिन बोला है कि पराजित हुआ था, तो गलती है ना। तो ये तो वही मैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से सारे क्वेश्चन पूछ दिया था। कौन सही है आपसे पूछ रहा है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान हार गया था, और युद्ध में देखा गया चाहे तो मारा ही भी गया था ना, टीपू सुल्तान यहाँ पे मारे गए थे युद्ध में ही। तो आंसर ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। डेप्थ में मैं बार बार कह रहा हूँ, एक बार सर से देखो, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है, क्या स्थिति रहा है, कौन कौन लड़ा था, सब दिया हूँ एक जगह करके। बुकलेट है बाबू, अच्छे से पढ़, और लास्ट में एक जगह मेंशन भी कर दिया हूँ कौन जीता कौन हारा, है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सारी चीजें। चलो तो आज का अगला क्वेश्चन है,
फिर से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 है, सूची 2 है। इलाहाबाद की संधि कब हुआ था, मंगलोर की संधि, सलवाई की संधि और मद्रास की संधि कब हुआ था। लो, अब ये क्वेश्चन आप तभी बना पाओगे जब आप अच्छे से क्वेश्चन को किए हो तभी, अदरवाइज कहाँ से कर पाइएगा। तो इलाहाबाद की संधि चल मैं आपको बता ही देता हूँ, 1-2 को पकड़ लीजिएगा ना। 1765 में हुआ था ना, देखो यहाँ पे 1765 में इलाहाबाद की संधि होता है। उसके बाद किसका संधि होगा भाई, दिदिया आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद ना मंगलोर की संधि होगा ना, 80 से 84 के बीच में, मतलब कि 84 में होगा। तो लो भाई 84 में हो गया। सलवाई की संधि तो प्रथम जो है, सलवाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में होता है ना, 1782 में। तो सलवाई की संधि अभी आपने देखा कुछ देर पहले पूछता है। और मद्रास की संधि कब होता है, तो 1769 में। तो आंसर क्या करिएगा, टिक कर लीजिएगा, कौन सा, सी यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो अभी आपको टॉपिक कंप्लीट करवाया गया था उसी टॉपिक से क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं, है ना। तो सेक्शनल टेस्ट अभी चल रहा है, फुल लेंथ टेस्ट भी आएगा। और देखो भाई, बिहार का ज्योग्राफी से जो भी टॉपिक कंप्लीट है उसका भी टेस्ट, उसके बाद यहाँ पे फिजिक्स का सारे क्वेश्चन, करंट अफेयर्स का सारे क्वेश्चन, ये भी टेस्ट आ जाएगा, वो कल तक अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और उसका बुकलेट भी आपको पेड बैच में मिल जाएगा। सभी लोग टेलीग्राम पे भी जाके जुड़ जाए, वहाँ भी बुकलेट बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी जो लोग पेड बैच में आना चाहते हो, जिनको लगता है कि मुझे किसी भी हाल में 72वीं बीपीएससी में एक सीट कंफर्म करना है, तो आप आ सकते हो इस बैच में फ्री। तो मैं आपको बता ही जाऊँ, मात्र जो है 1499 है। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पर भेज दीजिएगा। नंबर ये है, थोड़ा सा देख लो, 7319924130। इस पर पेमेंट करके भेजिएगा। उसके बाद आपको बैच में तुरंत जोड़ दिया जाएगा और सारे क्लासेस का आपको वीडियो PDF बुकलेट सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।